वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। जो चैप्टर है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, इसमें हम कंपनी के मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ कौन सा इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, किस तरीके से वो कंपनी का मेंबरशिप हासिल कर सकता है, किस तरीके से वो कंपनी के मेंबरशिप गंवा सकता है, उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दैट इज़ चैप्टर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सो फर्स्ट इज मेंबर्स, मतलब मेंबर्स की हमें मीनिंग देखनी है, मीनिंग स्टडी करनी है, एंड मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स हमें ये देखना है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, then we have acquisition of membership, then cessation or termination of membership, then we have rights, duties and liabilities of a members। तो टोटल 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में स्टडी करना है। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे। सो अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद इंट्रोडक्शन। An institute or organization is formed for purpose like education, entertainment, sports, health, business, etc. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, वो हम किसी न किसी पर्पस से फॉर्म बनाते हैं। कोई कारण होता है तभी हम कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनका उसको फॉर्म करते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया, बिजनेस हो गया, एक्सेट्रा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमने बनाया, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल कॉलेजेस क्यों बनाते हैं, पढ़ाई। ऑलराइट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हेल्थ है, हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब अगर हम कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई पर्पस होता है, उसकी कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। बिना किसी वजह या कारण के हम कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करते। ऑलराइट। इट इज़ एन स्ट्रक्चर्ड यूनिट विथ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेशनशिप। तो कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट होता है, मतलब पूरा का पूरा पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, पहले से बनाया गया होता है। उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है हम पहले से सोच के रखते हैं कि हम किस वजह से कौन सा इंस्टीट्यूट फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि हम किस वजह से बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करना, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है तो वो वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, एंड ऑब्जेक्टिव उसका और रिलेशनशिप पहले से ही वेल डिफाइंड, निर्धारित किया गया होता है। ऑलराइट। द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड बाय पर्सन्स इवन दो बाय इटसेल्फ इट इज़ अ नॉन लिविंग सेटअप। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, वो बनाया और मैनेज किया जाता है लोगों द्वारा, मतलब पर्सन ही है। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वही ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है, बनाता है और वही उसे मैनेज करता है, चलाता है, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग ही क्यों ना हो। हमने पिछले चैप्टर्स में भी स्टडी किया था। कंपनी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, मतलब आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है, राइट। नॉन लिविंग है बट उसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, एक अस्तित्व है, चलाने के लिए पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग ही कंपनी को फॉर्म भी करते हैं, उसे चलाते और मैनेज करते हैं। द पर्सन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस आर टर्म्ड एज मेंबर्स। तो जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके जो काम करता है, उन्हें हम मेंबर्स करके टर्म करते हैं, मेंबर्स कह के बुलाते हैं। ऑलराइट। It can be rightly said that organizations is by members, of members and for members। तो ये कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था मेंबर्स के लिए है, मेंबर्स के वजह से है, मेंबर्स से है। ऑलराइट। दैट इज बाय द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आगे देख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर्स, मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आगे हम मेंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर में। सो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मेंबर। सबसे पहले मेंबर्स कौन है उसका मीनिंग देख लेते हैं। सो लेट अस सी। Member means a person whose name is entered in the register of members of company। तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कब वो कंपनी का मेंबर होगा, जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के बुक में एंटर किया जाता है, दाखिल किया जाता है।
ऑलराइट, हमने देखा था कंपनी के पास एक बुक होता है दैट इज़ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये बुक होता है, इस बुक के अंदर जिस भी इंडिविजुअल का नाम एंटर किया गया होगा, दाखिल किया गया होगा, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर कहलाएगा। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, या तो फिर ऐसा कोई भी पर्सन जिनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में दैट इज डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में एज अ बेनिफिशियल ओनर करके एंटर किया गया है, वो कंपनी का मेंबर होगा। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी क्या है, तो डिपॉजिटरी ये एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या करती है, रखती है कन्वर्ट करके। ऑलराइट, तो डिपॉजिटरी क्या करती है, डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है जो शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास रखती है। और जो भी इंडिविजुअल जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स परचेज करना है वो डिपॉजिटरी के पास जाके शेयर्स परचेज कर सकता है। तो जो इंडिविजुअल डिपॉजिटरी के पास जाके शेयर्स परचेज करता है वो होता है बेनिफिशियल ओनर। ऑलराइट, दैट इज जिससे इंटरेस्ट है शेयर्स परचेज करने में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो होता है बेनिफिशियल ओनर। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको इस 11th स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है ये बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में है। तो यहाँ पे सिर्फ आप जस्ट मीनिंग देख लो। डिपॉजिटरी का मतलब है शेयर्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स को कन्वर्ट करके रखती हैं। एंड बेनिफिशियल ओनर मतलब जो भी इंडिविजुअल जिससे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स परचेज करना हो, जिसे इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर परचेज करने का, वो डिपॉजिटरी के पास जाकर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परचेज कर सकता है। तो जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम डिपॉजिटरी में होगा एज अ बेनिफिशियल ओनर, वो क्या होगा, वो भी मेंबर हो जाएगा कंपनी का। ऑलराइट, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं, 2 प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए कंपनी आर। तो 2 यहाँ पे कंडीशंस हैं। फर्स्ट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंपनी का मेंबर बनने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशंस है। फर्स्ट इज द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर्स ऑफ ए कंपनी। एक तो है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने लिखित में ये माना है, एग्री किया है कि वो कंपनी का शेयर परचेज करेगा, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन सो एग्रीइंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, मतलब ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया गया है, वो कंपनी का मेंबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये दोनों कंडीशंस है टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स के नाम एनलिस्ट करती है। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर किया रहेगा वो हो जाएगा कंपनी का मेंबर। डिपॉजिटरी क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखती है। ऑलराइट, या तो फिर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म हम उन्हें बोल सकते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्मेट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। नेमली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक ये है, दूसरी इंस्टीट्यूट है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेनिफिशियल ओनर, मतलब द इन्वेस्टर्स हु ओन सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड हैज़ इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में, मतलब जिसे शेयर्स परचेज करना है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और जिसको मन है खरीदने का सिक्योरिटीज़ बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर। ऑलराइट, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आगे देख लेते हैं मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स। तो अब मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स क्या है ये देख लेते हैं। जनरली बाइंग शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन एंड ईजिएस्ट वे और मीडियम वेयर बाय अ पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कंपनी का मेंबर बनने के लिए, तो सबसे आसान और एकदम कॉमन कौन सा है तरीका, तो अगर किसी भी पर्सन को कंपनी का मेंबर बनना है तो वो क्या करेगा, शेयर्स परचेज करेगा और कंपनी का मेंबर बन जाएगा। सो टर्म्ड मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड मीन द सेम पर्सन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो कोई भी, तो जो भी पर्सन जिसने शेयर्स परचेज किया है वो कंपनी का मेंबर भी बन जाएगा और वो शेयर होल्डर भी होगा। इसीलिए
ये जो टर्म है मेंबर और शेयर होल्डर, ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स को हम कंपनी का मेंबर्स भी बोल सकते हैं और मेंबर्स को हम एज ए शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं। हम दोनों नाम चेंज करके भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, बट इन सम केसेस a member might not be a shareholder and vice versa as explained below। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल वो कंपनी का मेंबर तो हो सकता है बट वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। मतलब कंपनी के रजिस्टर, मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में इंडिविजुअल का नाम एंटर है तो वो कंपनी का मेंबर तो होगा, मगर हो सकता है उसके पास कंपनी के शेयर्स ना हो तो वो शेयर होल्डर नहीं होगा। कंपनी का मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स उसके पास हैं, मतलब वो शेयर होल्डर तो है बट कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम एंटर नहीं है। मतलब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं तो वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एक्सप्लेन किए हैं, पॉइंट यहाँ पे नीचे गिवन है, हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर तो है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर है तो वो कंपनी का मेंबर है बट कंपनी के शेयर्स उसके पास नहीं है, दैट इज शेयर होल्डर नहीं है वो। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है ये? दे बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट आर नॉट शेयर होल्डर टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। तो क्या है सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करता है तो उसका नाम कंपनी के मेंबर्स दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो जाता है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होगा, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। बट उसके पास जब तक शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं तब तक तो उसके पास शेयर्स नहीं है, मतलब वो शेयर होल्डर नहीं है तब तक। उस टाइम पे वो कंपनी का मेंबर हो जाएगा, दैट इज इंडिविजुअल जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है वो कंपनी का मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि अब तक उसके पास शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं। ऑलराइट, आई होप समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट क्या है? दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल देयरफॉर इट हैज़ ओनली मेंबर्स एंड नो शेयर होल्डर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट ये ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी है इनके पास शेयर कैपिटल तो होता नहीं है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है इसका मतलब शेयर्स ही नहीं है तो कैसे कोई शेयर परचेज करेगा, राइट? तो सिर्फ ये कंपनी के पास खाली मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर है वो कंपनी का मेंबर होता है, शेयर होल्डर नहीं होता क्योंकि कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस एंड एस्टॉपल। तो ये पॉइंट क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपल। इफ अ पर्सन misrepresent himself as a member shall be stopped for refuting his position subsequently and is held liable as a member even though he is not a shareholder। एक्वेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है ऑरेंज कलर के बॉक्स में। एक्वेसेंस मीन्स परमिट, एग्री टू अलाउ या एक्सेप्ट और गिव अप्रूवल। मतलब कोई भी पर्सन जो मानता है अपने वो परमिशन दे रहा है कि उसका नाम डाला जाए कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज अ मेंबर। तो अगर कोई भी पर्सन जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वो कंपनी का मेंबर है और उसने कंपनी जब खुद ही बोला है कि वो कंपनी का मेंबर है और फिर बाद में जब जिम्मेदारी होगी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो बाद में पीछे नहीं हट सकता कि वो मेंबर नहीं बनेगा। तो अगर बाद में वो पीछे हट रहा है कि नहीं मेरा नाम तो गलती से आ गया, मैं बनना नहीं चाहता था, अगर ये बाद में वो बोल रहा है तो कंपनी उस टाइम पे उसको रोक देगी। क्या करेगी? स्टॉप कर देगी कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। अगर चाहे उसके पास शेयर्स ना हो, चाहे वो कंपनी का शेयर होल्डर ना हो, उसने शेयर्स परचेज नहीं किए हों, लेकिन फिर भी वो कंपनी का मेंबर होगा क्योंकि उसने अब बोला है और उसने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है कि वो कंपनी का मेंबर है। तो उस टाइम पे उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लाइबल ठहराया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इवन दो उसके पास कंपनी के शेयर्स ना हो, इवन दो वो शेयर होल्डर ना हो फिर भी। अ पर्सन हु नोइंगली परमिट्स एंटरिंग हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। या तो फिर ऐसा पर्सन जो जानबूझकर खुद उसे पता है कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में
डाला जा रहा है और वो परमिशन दे भी रहा है कि हाँ ठीक है, वो परमिट भी कर रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम एंटर करने के लिए, दाखिल करने के लिए, तो वो पर्सन भी क्या होगा, कंपनी का मेंबर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेंबरशिप बाय एक्वाइजेंस या तो फिर स्टबल, इसका मतलब क्या होगा कि गलती से अगर सपोज रजिस्टर में नाम एंटर हो गया है और जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो ये नाम अपना कैंसिल करने के लिए जा भी नहीं रहा है और फिर बाद में उसने कुछ राइट्स ले लिए हैं और उसने रिप्रेजेंट भी कर दिया कि ठीक है हाँ मैं कंपनी का मेंबर हूँ, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो पीछे नहीं हटेगा, राइट। अगर वो पीछे हट रहा है तो उस टाइम पे कंपनी उसे पीछे हटने नहीं देगी और वो कंपनी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एज अ मेंबर ही कंसीडर करेगी और उसको पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है किसी भी मेंबर की वो उसे पूरी करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा फिर भी, क्योंकि उसने खुद परमिशन दी है कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब हम खुद से अपना शेयर्स क्या करते हैं, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करते, दैट इज़ हमने शेयर्स अपने बेच दिए, सेल कर दिए। तो उस कंडीशन में कैसे, द ट्रांसफरर दैट इज सेलर ऑफ शेयर्स कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी till his name is removed from register of member and replaced with the name of transferee that is buyers। अभी यहाँ पे क्या है, जब हम शेयर्स अपने सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हम शेयर होल्डर नहीं हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी शेयर थे वो हमने बेच दिए। तो ट्रांसफरर मतलब जिसके पास शेयर है उसने सेल कर दिए, सेलर। ऑलराइट, सपोज पर्सन ए है, उसने अपने जितने भी शेयर्स थे वो सेल कर दिए, बेच दिए पर्सन बी को। तो पर्सन ए ट्रांसफरर था, सेलर था, पर्सन बी बायर मतलब उसने शेयर्स परचेज किए, तो वो कौन हो गया, ट्रांसफरी। ऑलराइट, ये दोनों नाम आपको समझ में आया होंगे। ट्रांसफरर कौन है, सेलर जिसने शेयर्स सेल किए, एंड ट्रांसफरी जिसने शेयर्स परचेज किए। अब सेल कर दिए उसने शेयर्स, मतलब शेयर्स उसके पास अभी एक भी नहीं है, दैट इज़ अब वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। बट क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अभी भी उसका नाम है, इसीलिए वो कंपनी का मेंबर होगा, अभी भी शेयर होल्डर नहीं होगा। ऑलराइट, क्योंकि शेयर होल्डर तो कौन हो गया, जिसने शेयर्स परचेज की वो शेयर होल्डर हो गया, बट अभी तक वो कंपनी का मेंबर नहीं हुआ है क्योंकि उसने शेयर्स तो ले लिए लेकिन उसका नाम अभी तक कंपनी के मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हुआ है। तो ट्रांसफरर मतलब जो सेलर होगा उसने अपने शेयर्स बेच दिए हैं, लेकिन क्योंकि उसका नाम अभी तक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, इसके लिए वो अब तक मेंबर होगा जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव नहीं हो जाता। और ट्रांसफरी मतलब जिसने शेयर्स परचेज किए हैं उसका नाम जब तक एंटर नहीं होता तब तक ट्रांसफरर दैट इज सेलर ही मेंबर होगा। ऑलराइट, इवन दो उसने अपने शेयर्स बेच दिए, जब तक नाम उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा तब तक वो कंपनी का मेंबर कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, आई होप समझा आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो ये वाला पॉइंट क्या है, ऑन डेथ ऑफ मेंबर बाय सक्सेशन और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में डिफरेंस है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब है हम अपनी मर्ज़ी से शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपना जो शेयर्स है वो किसी और को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन मतलब हम अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर्स नहीं बेचते, वो अपने आप बाय लीगल प्रोसीजर शेयर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो कब होता है, जब कोई भी शेयर होल्डर जिसने शेयर परचेज़ किया है अगर उसकी डेथ हो गई तो अपने आप बाय लीगल प्रोसीजर शेयर क्या होता है, उसके नॉमिनी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो फिर जो फैमिली मेम्बर है उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या है। शेयर्स ऑफ अ डिसीज मेंबर्स आर हेल्ड बाय हिज लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव। तो जो डिसीज मेंबर है दैट इज़ जो भी मेंबर जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी उसके पास शेयर्स थे, अब उसके जो शेयर्स है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किसको हो गए, उसके लीगल हायर मतलब नॉमिनी हो सकता है, उसके फैमिली मेम्बर्स, वारिस, जिस उसके नाम पे शेयर्स उसके ट्रांसफ़र हो गए। ऑलराइट, द डिसीज पर्सन सीज टू बी अ शेयर होल्डर्स। तो जो डिसीज पर्सन है मतलब उसकी डेथ हो गई तो शेयर्स जो हैं अब उसके तो शेयर होल्डर्स शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, मतलब अब तो वो शेयर होल्डर नहीं है, बट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर टिल ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड। बट अभी भी वो कंपनी का मेंबर होगा, उसकी डेथ हो गई है, शेयर होल्डर्स नहीं है क्योंकि शेयर तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं,
बट अभी भी वो मेंबर है क्योंकि उसका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अब तक मेंशन है। जब तक ट्रांसमिशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता, कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस पर्टिकुलर लीगल हायर का नाम, जिसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उसका नाम जब तक एंटर नहीं होता कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तब तक वो डिसीज पर्सन अभी भी कंपनी का मेंबर होगा। ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस वेर इन द शेयर्स ऑफ अ डिसीज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो डिसीज पर्सन है, जिसका डेथ हो चुका है, उसके जो शेयर्स हैं वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब नॉमिनी या फिर फैमिली मेम्बर के नाम पे जब तक रजिस्टर नहीं होते, तब तक जो डिसीज पर्सन है वो कंपनी का मेंबर होगा। और जब उसका नाम, दैट इज जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके नाम पे शेयर्स उसके ट्रांसफ़र हुए हैं, उसका नाम जब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया जाएगा, तो पर्टिकुलर मेंबर फिर जाके क्या होगा, उसका नाम हट जाएगा एज अ मेंबर में। ऑलराइट, तब तक तो वो कंपनी का मेंबर होगा ही, चाहे फिर उसकी डेथ ही क्यों नहीं हो गई हो। जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, तब तक वो कंपनी का मेंबर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकरप्सी, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, दिवालिया निकल जाना बोलते हैं जिससे हम। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर मतलब वो कंगाल हो चुका है, ऑलराइट, बैंकरप्ट हो चुका है, तो फिर भी वो कंपनी का मेंबर होगा। किस तरीके से, तो देख लेते हैं। शेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंसी मेंबर आर हेल्ड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, सो द इंसॉल्वेंट मेंबर कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर बट ही इज़ नॉट अ शेयर होल्डर। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल होता है, ऐसा कोई पर्सन होता है जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब बैंकरप्ट, दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है कंपनी को देने के लिए, तो जो उसके नाम का जो शेयर्स होता है, मतलब उसके पास अभी भी शेयर्स हैं बट वो शेयर्स के पैसे नहीं पे कर सकता है कंपनी को, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर या तो फिर असाइनी ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपॉइंट करती है, जो क्या करेगा, जो इंसॉल्वेंट पर्सन का जितना भी शेयर्स हैं वो ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कोर्ट के ऑर्डर्स पे। अब इंसॉल्वेंट पर्सन का जो शेयर्स है वो असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन जो है अब वो शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि उसके पास शेयर्स नहीं है, क्योंकि उसके शेयर्स कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से अब वो ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। बट क्योंकि उसका नाम अभी भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, इसीलिए वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि शेयर्स तो नहीं है उसके पास, लेकिन अभी भी वो कंपनी का मेंबर है क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम अभी तक एंटर किया गया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो इंसॉल्वेंट मेंबर है, इंसॉल्वेंट पर्सन है, वो कंपनी का मेंबर होगा। ऑलराइट, चाहे उसके पास अभी भी शेयर्स हो या ना हो, शेयर्स नहीं है फिर भी वो कंपनी का मेंबर है क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम है। तो इन शॉर्ट ये जो टॉपिक था पूरा, मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर्स नहीं है ऐसे लोगों के पास, लेकिन फिर भी उनका नाम जब तक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया गया है, दाखिल है, तब तक वो इंडिविजुअल कंपनी के मेंबर्स होंगे, चाहे उनके पास शेयर्स ना हो, चाहे वो शेयर होल्डर ना हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर। सो ये पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर, दैट इज पर्सन जिसके पास शेयर्स है, मतलब वो शेयर होल्डर होगा, लेकिन क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, इसलिए वो मेंबर नहीं होगा कंपनी का। देख लेते हैं क्या है ये, द ट्रांसफरिंग बायर्स ऑफ अ शेयर, मतलब हमने अभी ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, टोटल 6 पॉइंट्स पढ़े, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल थे जो कंपनी के मेंबर्स थे, मतलब उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में था, इसीलिए वो कंपनी के मेंबर्स थे, उनके पास शेयर्स नहीं थे क्योंकि वो शेयर होल्डर्स नहीं थे, शेयर्स उन्होंने अपने सेल कर दिए, बेच दिए, ट्रांसफ़र हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, शेयर्स नहीं हैं बट मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। ऑलराइट, द ट्रांसफर दैट इज बायर्स ऑफ अ शेयर, हमने देखा था जब हम शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर मतलब जो सेलर था उसने शेयर्स बेच दिए, लेकिन फिर भी वो कंपनी का मेंबर था क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर है, तो यहाँ पर जो सेलर बायर है, मतलब जिसने लिया, शेयर परचेज किया है, दैट इज ट्रांसफरी, वो शेयर होल्डर है क्योंकि उसने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन क्योंकि अभी तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं किया गया है, दाखिल नहीं किया गया है, इसीलिए वो कंपनी का मेंबर नहीं बना है, अब तक शेयर होल्डर बन गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो अभी हमने इसके पहले वाला ही पॉइंट पढ़ा था, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर
कोर्ट क्या करती है, एक ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी को अपॉइंट करती है। तो जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसके सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास चले जाते हैं। तो ऑफिशियल रिसीवर शेयर होल्डर तो बन जाता है लेकिन मेंबर नहीं बन पाता, क्योंकि अभी तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ। तो हमने देखा था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो है थ्रू लीगल प्रोसीजर, लॉ के द्वारा ही जो नॉमिनी होता है शेयर होल्डर्स के डेथ के बाद उसका जो शेयर्स है वो क्या हो जाएगा, नॉमिनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, इस लीगल हायर के पास। तो लीगल हायर शेयर होल्डर तो बन जाता है बट मेंबर नहीं अभी तक बन पाया, क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो एज एक्सप्लेन अबाउट आर शेयर होल्डर्स बट नॉट मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। सो हमने ऊपर जो भी पॉइंट्स पढ़े थे, मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, मतलब ऐसे लोग जो मेंबर्स हैं बट शेयर होल्डर्स नहीं है। बिल्कुल उसका उल्टा है, शेयर होल्डर्स तो हैं ऐसे मेंबर्स, मतलब ट्रांसफरी हैं, ऑफिशियल रिसीवर्स हैं, देन लीगल हायर है, ये सभी लोग शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास शेयर्स तो हैं बट अभी तक इनका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर नहीं हुआ है, इसके लिए अभी तक ये कंपनी के मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था शेयर मेंबर्स का, दैट इज मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा समझने वाली बात है। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, दैट इज़ मेंबर ऑफ अ कंपनी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया, देन मेंबर कौन होगा, हमने मीनिंग देखा मेंबर्स का, मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर्स देखा, एंड लास्टली हमने मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स, उसके पॉइंट्स हमने देखे, ऐसे कौन से इंडिविजुअल हैं जो मेंबर तो हैं बट शेयर होल्डर्स नहीं हैं, और कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास शेयर्स हैं, दैट इज़ वो शेयर होल्डर्स है बट वो मेंबर्स नहीं हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा जो वीडियो था, जो टॉपिक था इस वीडियो का, वो पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर, दैट इज़ एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।